So let us see the connection between the hypothalamus and the pituitary. तो ये आपका जो है these are the hypothalamus, ये आपके hypothalamus के क्या है, these are the neurosecretory cells. ठीक है, ये जो होते हैं these are the neurosecretory cells. So there are special nuclei present in the hypothalamus जो हार्मोन सिंथेसिस का काम करते हैं. ठीक है. So for example, this is the arcuate nucleus of the hypothalamus. This is a supraoptic paraventricular nucleus of the hypothalamus. अब देखो, ये जो पिट्यूटरी है, this is the pituitary. पिट्यूटरी में आप देख सकते हो there are two lobes, anterior lobe and this is the posterior lobe. ठीक है. Anterior lobe, posterior lobe के कनेक्शन में क्या डिफरेंस है with the hypothalamus? यहाँ पे आपको दिख सकता है this is a special system that is called the hypophyseal portal system. ये है हमारा hypophyseal portal system. What is the portal system? Portal system is the connection between the vascular connection between the two organs. ठीक है. So portal system is the vascular connection It means यहां से जो हार्मोन्स रिलीज होंगे they will enter into the hypophyseal vessels and they will be released here in the anterior pituitary. तो hypothalamus जो है ये anterior lobe of pituitary को hypophyseal portal system के जरिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है. ठीक है, कि इस हार्मोन की रिलीज करो या इस हार्मोन के सिक्रेशन को बंद करो. ठीक है. सो ऑल दोज हार्मोन्स विल बी डिस्कसिंग. पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी आप देख सकते हैं, यहां पे कोई फिजियल सिस्टम नहीं है, देयर इज नो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. ये जो होता है इट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. तो यहां पे डायरेक्टली ये हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियस है हार्मोन्स बना रहे हैं. द हार्मोन्स विल बी रिलीज है और इनको भेज दिया जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स के पास टू ब्रिंग वेरियस चेंजेस. तो बात करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स की. ठीक है. थ्रू द हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. ठीक है. यहाँ पे ये सिस्टम है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई भी हाइपोफिजियल पोर्टल भी नहीं दिख रही. ठीक है. हियर देयर इज अ सिस्टम. तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस. So let's take a few examples. ग्रोथ हार्मोन आप देख सकते हो, ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, द ग्रोथ हार्मोन विच विल ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ इन योर बॉडी. लेकिन इसको रिलीज करने की इंस्ट्रक्शन कहां से आ रही है? हाइपोथैलेमस. सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. ये पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन देगा कि चलो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो. ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको कहते हैं सोमैटोस्टैटिन. It will tell the pituitary stop the secretion of growth hormone. Similarly, adrenocorticotropic releasing hormone, ठीक है, adrenocorticotropic hormone releasing hormone, that is ACTH, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं, adrenocorticotropic hormone. ठीक है, releasing hormone. तो जैसे कि here they have not shown, yes they have shown ACTH. ACTH रिलीज कहां से हो रहा है? पिट्यूटरी से. लेकिन पिट्यूटरी को कहां से इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि मुझे ये रिलीज करना है?
हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस बोल रहा है पिट्यूटरी को कि ACTH का रिलीज करो। ये सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है, ये जो इधर मैंने लिखे हैं, दे आर ऑल रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है, दे आर गिविंग इंस्ट्रक्शन द पिट्यूटरी टू रिलीज अ पर्टिकुलर हार्मोन एंड टू इनिबिट इट्स सिक्रेशन। ठीक है, उसी तरीके से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देखो पिट्यूटरी यहां पे क्या रिलीज कर रहा है, FSH और LH। FSH और LH हार्मोन्स जो होते हैं, दीज आर गोनाडोट्रोपिन्स। इन हार्मोन्स के रिलीज करने की इंस्ट्रक्शन कहां से आ रही होगी, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से आ रहा है ग्रोथ हार्मोन, ये सॉरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सो prolactin they have shown, yes, so prolactin releasing hormone, prolactin inhibiting hormone। एक नहीं शो किया हुआ मेलानोसाइट। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, so these are the various types of hormones released by the hypothalamus to give the instructions to the pituitary to release or inhibit the secretion of a particular hormone। अब बात करते हैं पिट्यूटरी के। so सबसे पहले आज हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, ये वो हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि डिस्टेंटली लोकेटेड ग्लैंड्स पे एक्ट करेंगे या डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन्स पे एक्ट करेंगे। इन हार्मोन्स को कहा जाता है ट्रॉपिक हार्मोन्स। These are called tropic hormones which act upon the distantly located organs or the glands. Like ये सभी जो होते हैं, these are the hormones that are secreted from the anterior lobe of pituitary। तो सबसे पहला that is ACTH। ACTH का मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल लेके बताया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इट इज गिविंग इंस्ट्रक्शन द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड फिर अपने हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं इसके हार्मोन्स कि रिलीज दिस पर्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, देन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे एक्ट करेगा, जैसे कि बोन्स पे, मसल्स पे उसकी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, तो अभी हम सभी को डिस्कस करेंगे। FSH और LH जो होते हैं, दीज आर द गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज इट्स सिक्रेशन, दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क सिंथेसिस इन द ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, posterior will be discussing later, so first of all let us discuss all these hormones। ठीक है, तो पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। So first of all we'll be discussing about the hormones released by the anterior lobe of the pituitary। ACTH, adrenocorticotropic hormone। This hormone acts upon the adrenal gland that is located just above your kidney
and it will stimulate the adrenal gland to release its hormone. एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ेंगे जब हम एड्रिनल ग्लैंड को सेपरेटली डील करेंगे, ठीक है। इसमें कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होता है और एक मेडुला वाला पोर्शन होता है, दोनों के अपने अपने हार्मोन्स होते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। नंबर 2, thyroid stimulating hormone, TSH is thyroid stimulating hormone. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है आपके थायराइड ग्लैंड पे, और उसी थायराइड ग्लैंड को वी विल बी डिस्कसिंग सेपरेटली। इट एक्ट्स अपॉन द थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज इट्स हार्मोन दैट इज थायरॉक्सिन, जो बेसिकली अभी मैं इन शॉर्ट बता रही हूं आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स योर बेसल मेटाबॉलिज्म, और इसके अलावा मेनी थिंग्स दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर। नंबर 3, गोनाडोट्रोपिन्स, सॉरी ग्रोथ हार्मोन। पहले ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस करते हैं। ग्रोथ हार्मोन, अब देखो हार्मोन की एक डेफिनेशन, ठीक है, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। पहले हार्मोन को बोला जाता था कि भाई इट इज अ केमिकल दैट इज रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ब्लड टू एक्ट अपॉन द डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन्स, बट दिस डेफिनेशन डज नॉट कवर ऑल द हार्मोन्स। नाउ वी हैव अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, तो केमिकल तो न्यूट्रिएंट भी हो सकता है। Non-nutrient chemical messenger, that are released in trace amounts. इसका मतलब ट्रेस अमाउंट में रिलीज नहीं होगा तो इसके हाइपोसिक्रेशन हो सकता है या हाइपर सिक्रेशन हो सकता है। अगर ट्रेस अमाउंट से कम इसका रिलीज होता है तो व्हाट यू कॉल इट हाइपोसिक्रेशन। अगर ट्रेस अमाउंट से ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो हाइपर सिक्रेशन। तो आप सभी हार्मोन्स के हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन के बारे में भी जानेंगे कि ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपो सिक्रेशन होता है तो क्या होगा, या हाइपर सिक्रेशन हो गया तो भी क्या होगा। सो दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन जो अब ब्रॉड डेफिनेशन दी गई है हार्मोन की, क्योंकि इसमें और भी ऑर्गन्स कवर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो हार्ट है वो भी तो हार्मोन रिलीज कर रहा है, बट इट्स नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, इट्स फंक्शनिंग एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि उसका मेन काम हार्मोन रिलीज करना नहीं है, इसलिए आप उसको एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल रहे, बट इट कैन फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इसलिए ये वाली जो डेफिनेशन है हार्मोन की, ये बहुत से दूसरे हार्मोन्स को कवर करती है। पहले हम यही बोलते थे हार्मोन के बारे में कि इट इज अ केमिकल रिलीज बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, बट देयर आर अदर ऑर्गन्स ऑल्सो विच रिलीज द हार्मोन्स। तो क्या उसको हार्मोन नहीं कहेंगे, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन, सो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली क्या करता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। elongation of your bones, elongation and growth of your muscles, it increases the uptake of protein, अगर खाली यही वाला पोर्शन रब करना है, अच्छा ठीक है कर दूं। तो लेट अस डिस्कस बोथ द केसेस। एक तो ग्रोथ हार्मोन का लेस सिक्रेशन, दैट इज हाइपोसिक्रेशन वाला केस,
ट्रेस अमाउंट से कम अगर इसका सिक्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड द हाइपोसिक्रेशन, ठीक है। तो हाइपोसिक्रेशन अगर इन्फेंट वाली स्टेज पे होता है, एट एन अर्ली स्टेज, it can lead to pituitary dwarfism. So it can lead to pituitary dwarfism. At later stages, अगर ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कम हो जाता है, it can lead to acromegalia. Acromegalia is characterized by the shorter limbs. तो इसमें पर्सन के जो लिम्स होंगे they will remain short. नहीं, that is hypersecretion. So this is the case of hyposecretion. Now let's discuss the case of hypersecretion. At an early stage, hypersecretion leads to gigantism. मतलब abnormal growth of the body, the person will be giant. ठीक है, here the person will be dwarf, here the person will become giant. In the later stages, if the hypersecretion takes place, acromegaly. तो acromegaly मतलब कि abnormal elongation of limbs. It is just opposite to acromegalia. ठीक है, तो abnormally elongated limbs, deformed jaws, ये जो जॉ लाइन है पर्सन की, इट इज डिफॉर्म्ड. Okay, so we have discussed ACTH, that is TSH and growth hormone. अब हम बात करेंगे इन दोनों हार्मोन्स की, that is gonadotropins. ठीक है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी योर हाइपोथैलेमस स्टार्ट्स रिलीज ऑफ हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स. इसको हम वैसे GnRH लिख सकते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, टू ब्रिंग अबाउट वेरियस चेंजेस इन योर बॉडी. These gonadotropin releasing hormones acts upon the anterior lobe of pituitary. Anterior lobe of pituitary starts the release of gonadotropins. इनको कहा जाता है luteinizing hormone, luteinizing hormone LH. And follicle stimulating hormone FSH.
अब इन गोनेडोट्रोपिन्स के अफेक्ट, बिकॉज मेल एंड फीमेल्स possess different gonads, so the effect of these LH and FSH is going to be different in case of males and females. So first of all, let us discuss the effect of LH and FSH in case of males. तो मेल्स में LH हार्मोन क्या करता है और FSH. LH हार्मोन्स जो है, मेल का जो टेस्टिस होता है ना, मेल का जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है. टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मेल. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो दो चीजें करता है. नंबर 1 गैमेट बनाता है, नंबर 2 सेक्स हार्मोन्स बनाता है. Rest all the other parts of the reproductive system are secondary. Like let's say this epididymis, it is a secondary part. ये तो एक डक्ट है जो यहाँ से हार्मोन, ये गैमेट्स को कैरी करके लेके जाएगी, लेकिन हार्मोन तो सीधा ब्लड में आ जाएगा. तो स्पर्म बनेंगे तो एपिडिडाइमिस से जाएंगे, फिर वासा डेफरेंस से जाएंगे, फिर आगे जाएंगे यूरेथ्रा से, लेकिन हार्मोन्स आ जाएंगे ब्लड में. ठीक है. तो LH हार्मोन जो होता है ना, टेस्टिस के अंदर, इसका पूरा मैं आपको एक सेक्शन दिखाती हूँ. ये जो टेस्टिस होती है, ये फर्दर जो है ना, ये लॉब्स में डिवाइडेड होती है. इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लॉब्स, और हर एक लॉब में यहां पे कुछ टिब्यूल्स पाए जाते हैं. इन टिब्यूल्स को कहा जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, इसमें दो टाइप के सेल्स मिलेंगे आपको. जैसे एक टिब्यूल में यहाँ पर इस तरीके से बना रही हूँ, इसका एक सेक्शन. ठीक है. इसमें आपको दो तरीके के सेल्स मिलेंगे. एक होती है ये जर्मिनल एपिथेलियम, और दूसरे ये जो दिख रहे हैं, दीज आर टॉल कॉलमनर सेल्स, सर्टोली सेल्स. दीज आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स. इनका काम, इस रीजन का काम है दैट इज गैमेट्स बनाना, स्पर्म. ठीक है. जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है, ये इसका काम होता है स्पर्म बनाना. सर्टोली सेल का काम होता है इन स्पर्म्स को नरिशमेंट देना ताकि ये मैच्योर हो जाए. बीच में ये जो आपको दिख रहे हैं, ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, और इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर मौजूद होते हैं सेल्स कॉल्ड लेडिक सेल्स. ये लेडिक सेल्स टेस्टिस का एंडोक्राइन पोर्शन है. ये लेडिक सेल्स रिलीज करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. तो टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन. अब इस लेडिक सेल को कौन बोलेगा कि भाई टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो? LH हार्मोन. सो LH हार्मोन एक्ट्स अपॉन द लेडिक सेल्स टू स्टार्ट द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में अपीयर होंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. प्लस प्रोसेस ऑफ spermatogenesis will be stimulated. तो दिस इज द एक्शन ऑफ LH इन केस ऑफ मेल. FSH क्या करता है? ये जो सर्टोली सेल्स काम कर रहे हैं ना, दैट इज फॉर द मैच्योरेशन ऑफ दीज स्पर्म्स, ये FSH एक्ट करता है इन सर्टोली सेल्स पे. ये जो लेडिक सेल्स है, इसके पास रिसेप्टर होते हैं LH के, सर्टोली सेल के पास रिसेप्टर होते हैं FSH हार्मोन के. ठीक है. तो इट हैज द रिसेप्टर्स फॉर द FSH. FSH जो है सर्टोली सेल्स को बोलेंगे कि स्पर्म मियोजेनेसिस
के प्रोसेस को एड करो। सर्टोली सेल्स आर द नर्स सेल्स ना, एड कर रहे हैं स्पर्म की डेवलपमेंट में, और स्पर्म डेवलपमेंट को ही आप क्या कहते हो, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, लिखना है। Let's discuss the case of females. It acts upon the Sertoli cells in case of males, ठीक है, और ये स्पर्म की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं Sertoli cells, ठीक है। अब देखो फीमेल में LH FSH हैज डिफरेंट रोल्स। तो यहां पे मैं आपको एक सेक्शन दिखाती हूं फीमेल की ओवरी का। ये ओवरी यूट्रस से अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर ना देयर आर सर्टेन सेल्स called oogonia. There are certain cells called oogonia. ये जो oogonia होते हैं ये आगे चल के इनका फ्यूचर क्या है, ये गैमेट्स बनाएंगे, दैट इज द फीमेल गैमेट ओवम। तो इसके अंदर डिविजन्स होंगी तभी तो ये गैमेट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इनकी ग्रोथ होती है, इनकी ग्रोथ होती है तो ये बनते हैं प्राइमरी oocyte। इनकी ग्रोथ से ये बन जाते हैं प्राइमरी oocyte। इनके आसपास जो है ना ओवरी के बाहर ये जो सेल्स होते हैं, देयर आर सम सेल्स इन द स्ट्रोमा, दे सराउंड दीज oocytes। तब ये कहलाता है फॉलिकल, देन इट इज व्हाट यू कॉल फॉलिकल। तो फीमेल का जब बर्थ होता है, फीमेल में बताऊं आपको, ये इस साल भी नीट में क्वेश्चन पूछा था, oogenesis के प्रोसेस की स्टार्ट बर्थ से ही शुरू हो जाती है। तो oogenesis के प्रोसेस की शुरुआत जो है वो फीटल ओवरी से ही हो जाती है। तो इस तरीके से फीमेल्स में ये फॉलिकल्स बनते चले जाते हैं और ज्यादा मैच्योर होते चले जाते हैं। लेकिन इन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करा कौन रहा है? अब आफ्टर द फीमेल इज बॉर्न, ठीक है, इन फॉलिकल्स की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ग्रोथ तो करानी है इफ द फीमेल इज टू बी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ना हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि भाई फीमेल की ये एज हो गई है, तो इसको सेक्सुअली मैच्योर बनाओ। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, फिर पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन मिलती है, पिट्यूटरी FSH रिलीज करेगा और ये FSH एक्ट करेगा इन फॉलिकल्स पे, ये इनकी फॉलिकल्स की क्या करेगा, मैच्योरेशन। तो इसीलिए इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। तो इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। इन्हीं ग्रोइंग फॉलिकल्स के अंदर ये एक सबसे मैच्योर फॉलिकल जो बनता है उसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। सबसे ज्यादा मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बैठा होता है इमैच्योर एग। अभी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, फाइनल एग नहीं बना है वो। इट इज नॉट द डेफिनेटिव ओवम दैट इज सिटिंग हियर। ये डेफिनेटिव ओवम कब बनता है, जब स्पर्म की एंट्री होती है। तो ये जो है दिस इज बेसिकली सेकेंडरी oocyte।
ये मेन ओवम नहीं है। सेकेंडरी oocyte से मेन एग तब भी बनता है जब स्पर्म की एंट्री होती है। तो फिर फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है तो ओवरी के जरिए फैलोपियन ट्यूब में क्या रिलीज हो रहा है? सेकेंडरी oocyte। लेकिन कौन रिलीज करवा रहा है उसका? दैट इज LH हार्मोन। तो फीमेल में ना प्यूबर्टी के समय एक साइकिल की शुरुआत होती है, 28 डे साइकिल लेट्स से, और भी ये चेंजेस भी हो सकते हैं अलग अलग फीमेल में। लेट्स से इट इज 28 डे साइकिल, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस साइकिल के दौरान देखो ये ओवरी है। इस साइकिल के मिड में ना, जैसे अगर 28 डे साइकिल है तो 14th डे पे द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन विल टेक प्लेस। एंड व्हाट इज ओव्यूलेशन? यहां पे जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, यहां पे जो सबसे ज्यादा मैच्योर फॉलिकल है इसके अंदर बैठा है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। यहां से ओवरी की मेम्ब्रेन होगी वीक, LH हार्मोन करेगा इस पे एक्ट, और ये इस ग्राफियन फॉलिकल को, इसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, इसको करा देगा ब्रेक। ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होगा तो ये एग, ठीक है, ये एग है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। ये बैठे हुए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पे, ठीक है, दीज आर द फिम्ब्रिए दैट विल कलेक्ट द एग फ्रॉम हेयर। ये एब्डोमिनल कैविटी से इसको यहाँ पे कलेक्ट करके इसके सीलिया इस तरीके से बीट करते हैं फैलोपियन ट्यूब के कि ये यहां पहुंच जाता है एट द एम्पिलरी जंक्शन। यहां पे ये एग 24 घंटे इंतजार करता है अपने स्पर्म का। अगर स्पर्म आता है तो गुड न्यूज, अगर नहीं आता है तो इसको खा लिया जाता है। यहां पे कुछ सेल्स बैठे होते हैं मैक्रोफेजेस, वे ये जो सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, दे विल ईट अप दिस एग, ठीक है, इन केस द स्पर्म डज नॉट कम इन 24 आवर्स, ठीक है। मेरे से पूछो भाई, मेरे को थोड़ा क्या हो गया, ठीक है। तो ये LH का फंक्शन क्या हुआ फीमेल में? दैट इज ओव्यूलेशन, सिंपल आप कह सकते हो ओव्यूलेशन। मैक्रोफेजेस जो है आपके टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं भाई, ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर इन योर बॉडी, ठीक है, प्राइमरी डिफेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग, FSH क्या कर रहा है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, और LH क्या कर रहा है? ओव्यूलेशन, ठीक है। इसके अलावा LH और भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसका फ्यूचर होता है यहाँ पे, इसके बाद ये एक बॉडी बनाता है येलो कलर की, कॉर्पस ल्यूटियम। चाहे स्पर्म आए ना आए, फीमेल तो डिपेंडेंट ही नहीं है स्पर्म पे, चाहे स्पर्म आए ना आए, फीमेल की बॉडी खुद को प्रिपेयर रखती है हमेशा प्रेगनेंसी के लिए, जैसे उसमें प्यूबर्टी आ जाती है। तो वेदर द स्पर्म कम्स और नॉट, कॉर्पस ल्यूटियम विल बी डेफिनेटली फॉर्म्ड। इसका काम होता है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना, और ये प्रोजेस्टेरॉन यूटरस को रेडी करता है प्रेगनेंसी के लिए। तो वेदर द स्पर्म कम और नॉट, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। दिस कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस द प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बहुत ज्यादा ग्लैंडुलर बना देता है और इसको पूरा प्रिपेयर कर देता है, दैट इज टू रिसीव द बेबी, ठीक है, टू रिसीव द फीटस, ठीक है। तो दूसरा LH का काम होता है इसको मेंटेन करके रखना, कॉर्पस ल्यूटियम को, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम होगा तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा और प्रेगनेंसी होगी। अगर स्पर्म आता है, इफ द स्पर्म कम्स द फर्टिलाइजेशन विल हैपन, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा अगले 9 मंथ्स तक, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो उस केस में चाहिए ही, प्रेगनेंसी इज फॉर श्योर टेकिंग प्लेस। बट इफ द स्पर्म डज नॉट कम, कॉर्पस ल्यूटियम विल गेट डीजेनरेटेड। तब इस कॉर्पस ल्यूटियम की कोई जरूरत नहीं है, ये डीजेनरेट हो जाएगा, और ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रिपेयर किया गया था, इट विल शेड ऑफ, लीडिंग टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल।
यही कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट बिकॉज दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज मेंटेन्ड इन दैट फेज। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया द रोल ऑफ FSH एंड LH। लेट अस डिस्कस द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। So let's take a view of the breast in the females. फीमेल में जो ब्रेस्ट होती है इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन लॉब्स। ठीक है, और हर एक लॉब में इस तरीके से लॉब्यूल्स मौजूद होते हैं। एंड हियर देयर आर द सेल्स कॉल्ड द एल्वियोलाई सेल्स। प्लस यहां पे फैट का डिपोजिशन होता है। So breast of the female is divided into certain lobes. Each lobe is having the lobules where there are some special cells called as alveolar cells. ठीक है, यहां से निकलती है इनकी ducts। These are called the mammary tubules. Mammary tubules further leads to the mammary ducts. Mammary ducts further leads to the wider mammary ampulla. और ये ducts open करती है यहां इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट्स फ्रॉम विच द मिल्क इज सक्ड बाय द बेबी। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है जानना कि सबसे पहले ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका रिलीज कब होता है, व्हेन। तो जब जरूरत है। तो कब जरूरत है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि आफ्टर द प्रेगनेंसी when the baby will come, baby will ask for nutrition. So mother, it's the responsibility of the mother in case of mammals, totally the responsibility of the mother, ठीक है, to provide the milk to the baby, ठीक है। So prolactin hormone क्या करता है, it is released at the time of pregnancy and in the lactation phase. Pregnancy के बाद female enters into another phase for the next 6 to 8 months. This phase is called the lactation phase. इस lactation phase में prolactin release होता है large amount में. This prolactin hormone is released in the large amount in the lactation phase. ये क्या कराता है? It causes the synthesis of milk in the breast of the female. प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल का ब्रेस्ट साइज इनलार्ज भी होता है क्योंकि उसमें एल्वियोलाई का नंबर इंक्रीज भी होता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन कॉजेज द सिंथेसिस ऑफ मिल्क। तो मिल्क सिंथेसिस कौन कर रहा है, क्लियर है, प्रोलैक्टिन। अब क्या होता है देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहां पे एक हार्मोन दिख रहा है आपको, ऑक्सीटॉक्सिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो मिल्क सिंथेसिस तो हो गया प्रोलैक्टिन की मदद से, बट जब बेबी यहां से मिल्क को सक करेगा, एक रिफ्लेक्स पहुंचेगा दिमाग के पास, और ये हिस्सा दिमाग का, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, will start the release of oxytocin. This oxytocin will act upon these alveolar cells. Alveolar cells जो होते हैं, they are contractile. It will act upon the alveolar cells. When the contraction will happen, the milk release will start from these ducts. So this is the hormone that is responsible for secretion of milk
नॉट सिंथेसिस, सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो प्रोलैक्टिन याद रखना, सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ऑक्सीटॉक्सिन सिक्रीशन ऑफ मिल्क। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूं। इन फीमेल्स द connection between the child and the mother is so intimate that even the cry of the child will start the release of oxytocin. तो even the child cry, कि माँ अपने बच्चे को छोड़ ना दे कहीं, तो even the child cry will stimulate the release of oxytocin, milk secretion will start. ठीक है? So one of the roles of the oxytocin you have understood, that is secretion of milk. Another, another very important role of oxytocin, when the fetus is fully developed, नाइन मंथ्स बाद फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। दिस फुली डेवलप्ड फीटस प्लस प्लेसेंटा, they will tell the mother, ठीक है, the fetus will tell the mother to let me come outside, ठीक है, I am fully developed। तो कैसे? fully developed fetus और placenta जो है ये एक रिफ्लेक्स देते हैं हमारे इस posterior pituitary के पास, posterior pituitary। तो यहां से ये रिफ्लेक्स जनरेट होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में वी विल डिस्कस इन डिटेल कैसे होती है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास एक रिफ्लेक्स जाती है एंड इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस अ हार्मोन इज रिलीज दैट इज ऑक्सीटॉक्सिन। ये ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है यूट्रस की स्मूथ मसल्स दैट इज मायोमेट्रियम, ये एक्ट करता है यूट्रस की स्मूथ मसल्स दैट इज मायोमेट्रियम पे, विच विल स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शंस। तो इसी को बोलते हैं ना लेबर पेन। तो एट द टाइम ऑफ लेबर विच हार्मोन इज एक्टिंग? ऑक्सीटॉक्सिन। सो ऑक्सीटॉक्सिन दैट्स हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड बर्थ। Another hormone that is released by the oxytocin is the vasopressin। इस हार्मोन को एक और नाम दिया जाता है एंटी डाययूरेटिक। तो आपका जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, this part that is called DCT and collecting duct, बेसिकली यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तब तक नहीं होगा जब तक ADH हार्मोन नहीं रिलीज होगा, क्योंकि ADH यहां पे आकर के क्या करता है, यहां पे इनकी मेम्ब्रेन्स में देयर आर सम एक्वापोरेंस, इनको खोल देता है। तो इट कॉजेज द ओपनिंग ऑफ एक्वापोरेंस, और ये एक्वापोरेंस के खुलने से क्या होगा, अगर आपकी बॉडी को वाटर की शॉर्टेज है तो उस समय ADH हार्मोन इज नीडेड, द एक्वापोरेंस विल ओपन एंड द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल स्टार्ट। एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन से क्या होगा कि वाटर जो है बॉडी में, दैट इज जो वाटर स्ट्रेस से गुजर रही है बॉडी, इट विल एबल टू ओवरकम द वाटर स्ट्रेस। तो at that time it prevents the excessive loss of water from the urine
दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस. एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन इज कॉल्ड डायूरेसिस. इसलिए ये क्या कर रहे हैं, एंटी डायूरेसिस. ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस. तो वाटर स्ट्रेस कब है, जब आप पानी कम पी रहे हो. और उस समय पे एक और चीज होती है, आपका हाइपोथैलेमस का थर्स्ट सेंटर भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि आपको और प्यास लगे. ठीक है, इस हार्मोन की कमी से, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ADH हार्मोन, it leads to a disease that is called diabetes insipidus. तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन, वाटर लॉस बॉडी से. ठीक है,